लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज दूसरे दिन बहस। गृह मंत्री अमित शाह देंगे भाषण। कल विदेश मंत्री ने कहा था सीज फायर पर मोदी ट्रंप में बात नहीं हुई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। आज राजनाथ जयशंकर बहस में शामिल होंगे। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे शुरुआत करेंगे। नेशनल हेराल्ड के सीडी की चार्जशीट पर फैसला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट राहुल सोनिया पर आरोप तय करेगा। 14 जुलाई को बहस हुई थी पूरी। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा। बस और ट्रक की हुई टक्कर। 18 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा। 2 की मौत। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर नाव चला रहे। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। नागपंचमी पर महाकाल मंदिर में मंदिर के पट खुले। उज्जैन में बरसते पानी में उमड़े लाखों श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। लोकसभा सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीधा आपको लिए चलते हैं। Of immense joy for all of us that Sushri Divya Deshmukh has made the nation proud by winning the prestigious Chess World Cup. At a young age, she has displayed remarkable skill, resilience, and strategic brilliance. Her victory is not just a personal milestone, but a defining moment for Indian chess. तो ये राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। Once dominated by men. Her journey is an inspiration to young aspirants across the country, encouraging them to dream big and persevere. On behalf of the entire House, I extend heartfelt congratulations to Sushri Deshmukh, her coaches, family, and the Indian chess fraternity for this remarkable achievement. Papers to be laid on the table. Sri Pankaj Chaudhary. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 1 का पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल. Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against inflation have actually doubled. If not, will the government accept that this grand promise was a jumla and clarify what accountability measures it has taken for misleading the farming community? jumla. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। हमने 6 उपाय किए हैं। नंबर 1, सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया, उत्पादन बढ़े। नंबर 2, आय बढ़ाने के लिए लागत घटे। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम मिले। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करें। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण। केवल एक फसल की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, अलग अलग अनेकों प्रयत्न किए। और आज मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 सालों में फसलों का जो उत्पादन है, कुल फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्न का, इसमें 246.42 मिलियन टन था 13-14 में, अब बढ़ के 353.96 मिलियन टन हो गया है। दलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 16.38 मिलियन टन से बढ़ के 25.24 मिलियन टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 27.51 मिलियन टन से बढ़ के 42.61 मिलियन टन हो गया है। और बागवानी का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 280.70 मिलियन टन से बढ़ के 367.72 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। और मैं माननीय ललन सिंह जी आपको भी बधाई दूंगा। किसान ही दूध उत्पादित करता है,
दूध का उत्पादन 137.7 मिलियन टन से बढ़ के 239.30 मिलियन टन हो गया है। चाहे मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। और किसानों की आय का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कई किसानों की आय दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। और हम जो उपाय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की बात कही माननीय सदस्य ने। अरे आपके समय में जब आप उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की, तब केवल 27,000 करोड़ बजट था। बजट है 1,27,000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनडीए की सरकार में निवेदन करना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि पहले तो कभी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उर्वरकों पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेके बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़े, इसलिए इसी सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसान को एमएसपी प्रदान की जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो 50% उत्पादन की लागत पर जोड़ने से कैबिनेट की बैठक में इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा। ये संभव नहीं है, ये इनका कहना था। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, नुकसान पर भरपाई की जा रही है। और यूरिया हो, डीएपी हो, बाकी उर्वरक हो, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। सर, थैंक यू सर। मैं डबलिंग का बात किया था, बट इनकम डबलिंग का बारे में सीनियर मंत्री है और उनने दूसरा बात किया। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा। द रिप्लाई सेलिब्रेट्स पीएम किसान एंड अदर स्कीम्स, बट द हार्श ट्रूथ इज tenant farmers, sharecroppers and landless laborers, for whom leader of opposition Rahul Gandhi ji has been raising for many years, who form more than half the rural agricultural force and still excluded from the benefits. Oh, sir. What is stopping the government from enacting a law or a scheme that recognizes cultivators without land titles, or is that the government only for land owning farmers? Very good. माननीय अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं उन किसानों के लिए चलाई जाती है जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है। अलग अलग राज्य सरकारें, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है, जो टेनेंट फार्मर्स है उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर जिसके पास स्वामित्व है वो किसान, टेनेंट फार्मर को जो खेती कर रहा है लैंडलेस, उसको अगर अधिकृत कर देते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ उनको मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी की खरीद के लिए भी अगर लैंड होल्डिंग वाला किसान अधिकृत करे राज्य की अनुमति से, तो उसको एमएसपी की खरीद भी की जाती है। एफपीओ में भी टेनेंट माननीय अध्यक्ष महोदय मेंबर बन सकता है। और मैं माननीय विद्वान सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारे टेनेंट फार्मर है
और शेयर क्रॉपर है जो बटाई पर खेती लेते हैं, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे लगभग टेनेंट और शेयर क्रॉपर दोनों मिलाकर शेयर क्रॉपर 6,55,846 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है, और टेनेंट 41,62,814 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है। तो टेनेंट किसानों को भी कई योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार शेटकर। Sir, whether the government of India is following minimum support price fixation methodology recommended by Dr. M.S. Swaminathan. If so, what is the cost C3 and MSP based on it fixed for the year 2526? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, जिसने सीधे फैसला किया कि उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाएगी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 50% जोड़कर ही उत्पादन की लागत पर एमएसपी तय की जाती है, और व्यापक पैमाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले की जो सरकार थी, जब उसके पास मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट में ये मामला गया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत पर 50% बढ़ाकर तय की जाए, तो उधर की सरकार ने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार में हम एमएसपी पर 50 लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय कर रहे हैं और खरीदने का काम भी कर रहे हैं। एक बात बताओ माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज, एक माननीय सदस्य, एक मिनट। मैंने मणिकम टेगोर जी को 2 प्रश्न पूछने का मौका दिया, फिर भी बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। जयप्रकाश जी की तो आदत ही बैठे बैठे टिप्पणी करने की है। आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, प्रश्नकाल में शोभा नहीं देता आपका। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिचौलिया किसान और बाजार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो किसानों की फसल बेचने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर मुनाफे का बड़ा हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, जिससे किसानों की कमाई बहुत कम हो जाती है। इससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति भी कम हो जाती है। किसानों को सीधे बाजार पहुंच या सहकारी समितियों के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम कर उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और उन्हें सीधे बाजार पहुंच या सरकार समर्थित मंचों के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय किसान हितैषी सदस्य महिमा जी को ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का प्रावधान इसलिए किया कि राज्य सरकार की जो नामित एजेंसी है उसके माध्यम से किसान की फसल खरीदी जा सके, और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी पीएम आशा करके एक योजना बनाई गई है। तुअर, मसूर और उड़द ये 100% खरीदी जाएगी एमएसपी पर, यह फैसला सरकार ने किया है। और बाकी भी जो फसलें दलहन की हो, तिलहन की हो, उसके भी खरीदने की उचित व्यवस्था की गई है। और इसलिए हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बिचौलिए सफल ना हो पाए। तो ये लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको बता रहे हैं झारखंड के देवघर से, जहां देवघर में कांवड़ियों की बस और ट्रक में टक्कर हुई है। इस सड़क हादसे में 5 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि हो गई है। दर्जनों कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो हादसा जमुनिया इलाके में मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ है। हादसा जमुनिया इलाके में मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ। दर्जनों कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गैस से भरे ट्रक से बस की सीधी टक्कर हुई है। टक्कर से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो घायलों को फिलहाल देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में इस हादसे के बाद अफरा तफरी मची है। प्रशासन सतर्क है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक किसी उच्च स्तरीय पुष्टि का इंतजार फिलहाल है। तो फिलहाल पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। देवघर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ियों की बस और ट्रक में सीधी टक्कर हुई है। इस हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। वहीं करीब दर्जनों कांवड़िये घायल हुए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिकंदर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, जिस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, 18 कावड़ियों की मौत हो गई है, कितने कावड़िए इस बस में सवार थे और इस हादसे का कारण क्या है और जो घायल है उनका इलाज कहाँ चल रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर? सिकंदर, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही है। सिकंदर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सिकंदर, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस सड़क हादसे में 18 कावड़ियों की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों कावड़िए घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे का कारण क्या है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देवघर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 18 कावड़ियों की मौत हो गई है। कावड़ियों की बस और ट्रक में टक्कर हुई है और इस हादसे में 18 कावड़ियों की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों कावड़िए घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसा जमुनिया इलाके में मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ। गैस से भरे ट्रक से बस की टक्कर हुई। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में अफरा तफरी मची है और प्रशासन सतर्क है। तो मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं
कबीरधाम का खबर कबीरधाम से है, जहां पंडारिया विधायक भावना बोहरा ने बोरमदेव मंदिर में जलार्पण कर 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा का सफल समापन किया है। अमरकंटक से शुरू हुई ये पदयात्रा श्रद्धा और भक्ति की मिसाल बनी। विधायक बोहरा ने मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रहे। मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना भी की गई। नाथ ने हम सब का संकल्पना करने में हमारी बहुत सहायता की है। पूरा आशीर्वाद हम सब पे बना के रखा है। आज सारे कांवड़िए जितने अमरकंटक से जल लेकर के निकले थे सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग सभी ने जल अर्पित कर लिया है और एक अलग संतुष्टि है, खुशी भी है साथ में कि यात्रा लंबी थी लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से निर्विघ्न बहुत अच्छे से संपन्न हुई। 7 दिन आप पूरी तरह से भक्ति में लीन रही हैं। अब जो है विकास कार्य को लेकर पंडरिया विधानसभा में किस तरह से आगे बढ़ेंगी और आगे क्या योजना है कार्य? देखिए, धर्म सनातन को हम मानते हैं, प्रकट करने का सभी कांवड़ियों का अपने के तरीका होता है और निश्चित ही इसके बाद भी जब मैं क्षेत्र में नहीं थी यहाँ पे जब यात्रा में थी, जिस दिन नेटवर्क नहीं था उस दिन को छोड़ करके बाकी लगातार फोन से सबसे संपर्क हो रहा था कि क्या काम आगे चल रहा है क्या नहीं है। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे। नगर पंचायत दाड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कुल 101 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 26 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन और 22 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री दयाल दास बघेल सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत भवन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 20 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में 5 लाख रुपए के सीसी रोड निर्माण की भी घोषणा की। गति से विकास के काम करते आज के अवसर में के बाद बोलते हुए दयालु भैया सब बर दयालु करते, लेकिन मांगे है तो कुछ न कुछ देवर पड़ी। एक महाविद्यालय दाढ़ी में और एक दूसरा महाविद्यालय पूरा में। आगे बढ़ते हैं खबरों में। धमतरी के मगरलोड विकासखंड में भैंसमुंडी स्थित 4.3 हेक्टेयर भूमि पर विदेशी मदिरा दुकान के लिए तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी के माध्यम से जमीन आवंटित की गई। ये फैसला स्थानीय लोगों को मंजूर नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों और छात्रों ने कहा कि आवंटित भूमि के निकट सड़क से होकर ITI और सरकारी कॉलेज में छात्र छात्राएं आते जाते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में एक छोटा जंगल और कृषि भूमि भी है जो मदिरा दुकान के कारण खतरे में पड़ सकती है। किसान और छात्र भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और मदिरा दुकान की स्थापना रोकने की मांग की है। भैंसमुंडी के जो ग्रामीण आए थे उन्होंने सरापट्टी को हटाने का आवेदन दिया गया है, जिसे जिला आबकारी अधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए बताया गया। समस्या यही है कि हमारे गांव में मीटिंग हुआ, वो ऐसा जगह है कि वहाँ पे दारू भट्टी बनना नहीं चाहिए, पूरा गांव की मांग है और जबरदस्ती उस जगह पे ले जा रहे हैं। पिकनिक सपाट है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, खेती किसानी के लिए लोग जाते आते हैं। और पहले बता चुका है ITI भी है, कॉलेज भी है, छात्रावास है, आने जाने का मेन रास्ता है और सुबह शाम 4 बजे लोग घूमने जाते हैं। और ऐसे जगह में अगर दारू भट्टी होगा क्या हाल होगा भैया, आप लोग सोच समझ सकते हैं। दारू भट्टी होना ही चाहिए। हम जितने आए उसके बावजूद भी गांव वाले पूरा निर्णय कि वहाँ दारू भट्टी बिल्कुल बनने नहीं देंगे और यही नहीं करके हम लोग आए हैं। समस्या वही भट्टी वहाँ खोलना है
और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ भट्टी नहीं खुलना चाहिए, वहाँ पर स्कूल ITI है, कॉलेज है, छात्रावास हॉस्टल भी है। अपने भविष्य, बच्चे के भविष्य को देखना है। अब वहाँ तो मीटिंग में बोले थे कि यहाँ नहीं होना चाहिए करके, फिर गांव में और बैठक हुए ग्राम विकास समिति में, वहाँ भी चर्चा की। हमारा समस्या ये है सर कि मुगल रोड में, मेन रोड में जो भट्टी है, देसी शराब भट्टी उसको हस्तांतरित करके भैंस मंडी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो वहाँ भी हम लोग को आपत्ति है, क्योंकि वहीं से गुजरते हुए कॉलेज, स्कूल और छात्रावास हमारे गांव के पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जाते हैं। तो वहाँ शराब भट्टी का दुष्परिणाम भविष्य में भोगना ना पड़े, हमारे भविष्य का, बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो, इसलिए हम उस जगह का आपत्ति करने आए हैं। और अब खबर पेंड्रा से है, जहां छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर लाल डाक बंगला स्थित धरना प्रदर्शन पर धरना शुरू कर दिया। तहसीलदार अविनाश कुजूर ने बताया कि ये आंदोलन पूरे प्रदेश में संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ चलाया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में जजेस प्रोडक्शन एक्ट का पालन, तहसीलदार पद स्थापना में पारदर्शिता, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल करना भी शामिल है। इन मांगों को लेकर पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धरने के कारण राजस्व विभाग के कार्य ठप हो गए हैं, जिससे किसानों और क्षेत्र के काम प्रभावित हो रहे हैं। तहसील कार्यालय पहुंचे किसानों ने भी कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल के चलते उनका काम रुका हुआ है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 3 दिवसीय धरने के बाद भी कोई समाधान नहीं करती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फोटो लिए ना, आज म्यूट कर देना, मैं सिखा दूंगा। दीदी मुख्यतः हमारी पूरे राज्य स्तर पे आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें मुख्य मांग हमारी संसाधन को ही लेके है, चाहे वो तकनीकी संसाधन हो चाहे मानव संसाधन हो, क्योंकि बिना संसाधन के हमारा जो न्यायालयिक प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों की मुख्य मांग तो संसाधन को ही लेके है। इसके अलावा और भी अन्य मांगे हैं, जैसे कि न्यायालयिक कामों के लिए जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत में जैसे सर ने भी बताया कि इसके तहत हमारी मांग है। दूसरी चीज़ है कि इसमें हमारे प्रोटोकॉल के संबंध में भी ये है कि न्यायालयिक प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए हमें प्रोटोकॉल के काम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि हम अपनी न्यायालयिक प्रक्रिया को पूरी कर सकें इसमें के लिए। और अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिए हैं। दंतेवाड़ा के दुर्गा पंडाल परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में राजस्व अधिकारियों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। संघ की मांगों में डिप्टी कलेक्ट्रेट पद पर पदोन्नति का अनुपात बढ़ाने, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित श्रेणी में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजस्व अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन किया जाएगा। और हमारे संघ के अध्यक्ष है मैडम जो है आशा मौर्य मैडम, जो दंतेवाड़ा जिला के अध्यक्ष है जी, और बाकी हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 2 साल होने को है कि नहीं, अब सामने वाला जाऊंगा वो दिल्ली पे, हम लोग वाले उसको ले 2 दिन में मानदेय वृद्धि कराऊंगा, सिर्फ व्यवसायों को नहीं, इसमें मितारी लोग भी है। संसाधन नहीं तो काम नहीं सिद्धांत पे आधारित हमारा 17 बिंदु का मांग है। जैसे लोक हित में शासन विभिन्न तरह के काम करती है, इसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी आता है, और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो सेवाएं हैं उनको देने के लिए हमें पर्याप्त जो है संसाधन की ज़रूरत होती है। हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तकनीकी स्टाफ नहीं है, और कंप्यूटर जैसे विभिन्न जो है संसाधन नहीं है। तो उन संसाधनों के अभाव में हम लोग जो है लोक सेवा गारंटी के कार्यों को करने में असमर्थ हो जा रहे हैं, जिसके कारण शासन हमारे ऊपर जो है शास्ति अधिरोपित कर रही है। तो हमारे शासन से यही मांग है कि हमें संसाधन से परिपूर्ण करें, ताकि हमारी मांगे जो है, हमारी जो काम है वो हो सके। इसके अलावा हमारी जो सेवा अंतर्गत भी मांगे हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट होता है, उसमें डायरेक्ट भर्ती और हमारे जो प्रमोशन में जो भर्ती का जो पहले अनुपात था वो 50-50 था, अभी 60-40 कर दिया है, तो पूर्व अनुपात किया जाए।
और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 45 की जनता पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रही है। यहां पानी की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही, जिसके कारण लोग मजबूरी में टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। समस्या का मुख्य कारण रेलवे पाइपलाइन में किए गए अवैध कनेक्शन बताए जा रहे हैं, जिससे पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 से 5 दिन से पानी की सप्लाई बंद है, जबकि पार्षद और विधायक उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 45 के पार्षद प्रतिनिधि मास्टर जयप्रकाश ने कहा कि उन्होंने विभागों को सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफएमडीए विभाग के जेई मौके पर पहुंचे और पानी की समस्या का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि बूस्टर पर पर्याप्त पानी तो आ रहा है, लेकिन फिर भी जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा। जांच जारी है और जल्द ही पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। दिक्कत आ रही है भैया, लेटरिन का पानी गंदा जाता है। किस चीज में से आता है पानी आपका? पानी जावे सप्लाई को ये पर वहाँ मिस से के जा रहा हो गंदो। क्या बूस्टर के ओर पर गंदा पानी भरा? कौन सा बूस्टर है? कौन सा बूस्टर है? जी भैया बताइए कौन सा? सुभाष कॉलोनी लाल कोठी। तो पीने का पानी सही नहीं आ रहा? सही नहीं आ रहा है टंकी का पानी। कितने समय से ये दिक्कतें हो रही है? जी दिक्कत है रही है भैया, कम से कम राकेश गुंजर पार्सल हो ना जब तो दिक्कत है। पानी तो भैया बूस्टर में ये पार्षद और ये यहाँ के जेई बता रहे हैं कि यहाँ 12 लाख लीटर पानी आना चाहिए, जबकि पानी यहाँ पर 5 लीटर आ रहा है इस बूस्टर में, जहाँ बूस्टर पर खड़े हैं हम। अब 5 लाख बूस्टर में कहाँ से तो जेई पूर्ति करे पानी की, और कहाँ से ये पार्षद पूर्ति करे। अब जैसे माता जी बोल रही थी अभी, जब यह पानी गंदा आता है, अब पानी गंदी आने के कारण मैं तो ये देख रहा हूँ यहाँ शायद ये जो गंदगी है बूस्टर के आसपास पानी भरा हुआ है, ये गंदगी देखो, शायद गंदगी का पानी बूस्टर में जाता होगा और यहाँ का पानी उनके घरों में जाता होगा। देखिए पानी की प्रॉब्लम क्या है, पानी का हमारा रेनी वाटर पानी आता है जो पीछे से एफएनडीए के अंदर है, और इनका काम पानी की सप्लाई इस बूस्टर से पूरे इस सारी कॉलोनियों में हरिवार बूस्टर से देने का काम है। लेकिन इनका पानी से आने की पीछे से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उसके बाद भी हमने 4 ट्यूबवेल अपने 64 और 65 की गिनी बेल्ट में लगा रखे हैं। उनमें से एक ट्यूबवेल हमारा खराब हो गया है। उसके लिए 4 चलते थे, उससे पहले एक ट्यूबवेल लगाने का मैंने प्रस्ताव भेजा करने का निगम में। बिहार से शिकायत मिल रही थी 2-3 दिनों से, पार्षद साहब का फ़ोन गया तो उसको देखते हुए सुबह 7 बजे पार्षद जी के साथ विजिट की है, साइट की ट्यूबवेल चेक करे भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको पता लगाया जाए, और जो कमी है जहाँ पे भी कमी आ रही है उसको तुरंत दूर किया जाए। आगे से अफसरों के भी आदेश है भाई तुरंत उस चीज़ को शुरू किया जाए। मास्टर जी ने 1-2 पॉइंट रखे हैं, एक तो एनआरवी लगाने का, एनआरवी जल्दी से जल्दी लग जाएगी। कुछ ट्यूबवेल है हमारे, उनका ट्यूबवेलों से पहले एनआरवी लगाने का मास्टर जी ने रखी है कि भाई वहाँ पे एनआरवी लगनी चाहिए। और अब खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां मध्य प्रदेश में भारी बारिश तो निचली बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उफान पर नदी नाले और बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। तो भारी बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। विदिशा से खबर आपको बता रहे हैं। तो भारी बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश, निचली बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं और इसके चलते बाढ़ का खतरा भी बढ़ा हुआ है। तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। और अब खबर मुरैना से है, जहां चंबल नदी में बढ़ रहा लगातार जलस्तर। खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे है चंबल नदी। तो चंबल के राजघाट पर 134 मीटर तक पहुंचा पानी। अभी जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो 138 मीटर पर खतरे का निशान है। मुरैना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजघाट पुल पहुंचे हैं।
आपदा प्रबंधन की तैयारी नहीं करने वाले पटवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। भानपुर में सेफ हाउस न बनाए जाने पर पटवारी निलंबित किए गए। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुरैना कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक राजघाट पुल पर पहुंचे। आपदा प्रबंधन की तैयारी नहीं करने वाले पटवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, भानपुर में सेफ हाउस न बनाए जाने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। तो चंबल नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे है चंबल नदी। तो चंबल के राजघाट पर 134 मीटर तक पानी पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उज्जैन में नाग पंचमी के पावन अवसर पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पट मध्यरात्रि रात 12 बजे शुभ मुहूर्त में खोल दिए गए। भगवान के पट खुलने के बाद पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके, विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पूजा के बाद भगवान नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग का भी अभिषेक किया गया। तत्पश्चात आम श्रद्धालुओं के दर्शन खोल दिए गए। हम सबके लिए सौभाग्य की बात कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जबलपुर में समाजवादी पार्टी ने सीएमएचओ संजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के आशीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संजय मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 5 अन्य मामलों की जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर एसोसिएशन से अपील की है कि वे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन न करें। पार्टी ने कहा कि जांच और न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सभी का स्वागत। मैं दिनेश चंद्र यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। यहाँ आज पत्रकार हमारे समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव भाई नरेंद्र राकेशिया जी ने आरटीआई पहले लगाई और चीफ मेडिकल ऑफिसर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा जो जबलपुर के, इनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी
केस लगाया और इस तरीके से घबराए हुए हैं। केस को वापस लेने का दबाव बनाया गया इन पर, लेकिन इनके साथ समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी है ईमानदारी के साथ में, और पूरे प्रदेश में जबलपुर से लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी से घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सत्ता सरकार घबराई हुई है कि सपा मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। किशनगंज के कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के सुंदरबाड़ी स्थित किसान कॉलेज में राजद का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जदयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम और जन स्वराज पार्टी के नेता नुदरत महाजबी ने हजारों समर्थकों के साथ राजद का दामन थामा। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर सीमांचल के शेरशाहवादी व सुरजापुरी समाज को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने वक्फ कानून, एनआरसी और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने नीतीश सरकार की नीतियों से नाराज होकर राजद का साथ चुनने की बात कही। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ राजद नेता भी मौजूद रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी छत पर हैं, अगर सरकार बनेगी तो हर पंचायत में मक्का के भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और देखिए 20 साल तक सीमांचल के लिए लोगों ने कुछ नहीं किया। आपका भाई तेजस्वी तो आप आशीर्वाद दीजिएगा तो सीमांचल को लेकर के सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कराया जाएगा, ताकि इस इलाके में गरीबी कैसे कम हो उस पे काम होगा, शिक्षा चिकित्सा बेहतर कैसे हो इस पे काम होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में शातिर लुटेरा वसीम घायल हुआ। लिसाड़ी गेट का रहने वाला दूसरा बदमाश गिरफ्तार किया गया है। महिला से मोबाइल लूटने का आरोप था। नौचंदी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तो दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी के सख्त निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी के सख्त निर्देश पर अभियान लगातार जारी है। तो पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और अब खबर बरेली से है। बरेली के होटल रमाडा में टकराई बेकाबू कार। महिला अधिवक्ता से बैक करते समय कार अनियंत्रित हो गई। होटल के गेट पर अफरा तफरी मची। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके चलते बड़ा हादसा चला है। तो घटना के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बारादरी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा टला है, कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां डिफेंस कॉरिडोर के पास महिला का शव मिला है। सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है। अज्ञात महिला की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।
और अब खबर मथुरा से है, जहां बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर मार्ग पर दो पक्षों के बीच हुई लाठी डंडों के संघर्ष ने तीर्थ नगरी की शांति को झकझोर दिया है। ये घटना उस समय हुई जब वर्ष भर जी मंदिर और अष्ट सखी मंदिर की सेवा करने वाले दो दुकानदार पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर किस तरह अफरा तफरी मची है। इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। ये मार्ग राधा रानी मंदिर जाने वाला मुख्य रास्ता है, जहां आम तौर पर भारी भीड़ रहती है। वायरल वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मथुरा के थाना बरसाना का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों में मारपीट होना दिखाया गया है। इस प्रकरण की जांच कराई गई है। थाना बरसाना के में कस्बा में एक सुदामा चौक है, जहां पर दो लस्सी विक्रेताओं में लस्सी के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने को लेकर के मारपीट हुई है, जिसमें जो लस्सी के कुल्हड़ होते हैं वो भी उनके द्वारा भी चोट पहुंचाई गई है। एक महिला को चोट आई है, उसका तत्काल हम लोगों ने मेडिकल कराया है और इस प्रकरण में अभी तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।